हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और आज इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं द एज ऑफ चौसर। अभी तक आपने देखा हमने किया एंग्लो सेक्सन एज, यानी कि जहां से इंग्लिश की उत्पत्ति हुई, उसके बाद एंग्लो सेक्सन के बाद एंग्लो नॉर्मन्स और एज ऑफ ट्रांजिशन के बाद अब हम पहुंच गए हैं एज ऑफ चौसर पर। तो आइए द एज ऑफ चौसर स्टार्ट करते हैं, जहाँ से एक्चुअल जो इंग्लिश जो हम आज की डेट में यूज़ करते हैं उसका ट्रेसेस वहाँ से शुरू होते हैं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। Geoffrey Chaucer is a writer. Geoffrey Chaucer from 1343 to 1400. He was born in London. He belongs to a small town. His father John Chaucer, mother Agnes Chaucer are very common people. एक छोटे से शहर के थे, एक छोटे से टाउन के थे, लंदन में पैदा हुए। इनके फादर का नाम जॉन चौसर था, मदर का नाम एग्नेस चौसर था और ये आम लोग थे, कॉमन पीपल थे। Chaucer in the age of 17 became the attendant of Duke Edward III and then participated in the War of 100 Years, where he was abducted and King Edward paid 16 pounds ransom to get Chaucer back. 17 साल की उम्र में ये अटेंडेंट बन गए ड्यूक एडवर्ड थर्ड के और उन्होंने वॉर ऑफ 100 ईयर्स में भी पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर इनको किडनैप कर लिया गया, एब्डेक्ट हो गए और किंग एडवर्ड ने 16 पाउंड उस समय, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था, रैंसम दिया चौसर को वापस पाने के लिए। चौसर एज अ राइटर लिव्ड इन द एज ऑफ 3 डिफरेंट किंग्स। 3 डिफरेंट किंग्स के टाइम पर अगर हम एज अ राइटर इनकी लाइफ देखें तो 3 किंग्स के अंडर में इन्होंने लिखा। ही लिव्ड इन द एज ऑफ एडवर्ड थर्ड हुज रेनिंग वॉज 1327 टू 1377, 2327 से 2377 तक। ये अप्रूव्ड राइम रॉयल। राइम रॉयल का भी आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी जिक्र देखने को मिलेगा। बहुत सारे राइटर्स ने इनके बाद, एडवर्ड थर्ड ने इसको अप्रूव किया था, इसको बनाने वाले थे चौसर, और बाद में काफ़ी राइटर्स ने, इवन कई किंग्स ने, किंग जेम्स ने भी इसका यूज़ अपनी राइटिंग्स में किया। उसके बाद रिचर्ड सेकंड 1377 टू 1399 और हेनरी फोर्थ, जिनका थ्रोन पर टाइम था 1399 टू 1413। हेनरी फोर्थ वॉज चूजन बाय द पार्लियामेंट। अब ये जो 3 किंग्स हैं, उनमें जो थर्ड किंग की जो खासियत है वो ये है कि ये पार्लियामेंट के द्वारा चूज करके किंग बनाए गए थे। चौसर मैरिड अ लेडी फिलिपा रॉयट एंड दिस इज हाउ ही मेड रॉयल कॉन्टैक्ट्स। फिलिपा रॉयट वॉज अ सिस्टर ऑफ थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ यॉन्ट। Having the royal contact, Chaucer was appointed as a national poet and he started writing. चौसर ने जिस महिला से शादी की उनका नाम था फिलिपा रॉयट, और इस तरीके से, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से थी, इस तरह से चौसर के भी रॉयल कॉन्टैक्ट्स बने उनके थ्रू। ये थर्ड वाइफ की सिस्टर थी जॉन ऑफ यॉन्ट के, और रॉयल कॉन्टैक्ट्स बनने की वजह से धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, तो ये नेशनल पोइट बन गए और इन्होंने अपनी लेखन का कार्य स्टार्ट किया। Chaucer's first career was in French. All the books which were published before 1373 were in French. चौसर ने जो पहले लिखना स्टार्ट किया वो फ्रेंच में लिखना स्टार्ट किया। उनकी जितनी भी बुक्स 1373 से पहले पब्लिश हुई वो सारी फ्रेंच में थी। Here the first book we have is the Book of Duchess. It was written in octosyllabic couplet and deals with death of Duchess Blanche. Duchess Blanche belonged to Lancashire. It's a kind of elegy and dim allegory. जो इनकी जो पहली बुक हमें देखने को मिलती है वो है द बुक ऑफ डचेस, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में से लिखा गया है, और वो डचेस ब्लांच की डेथ से रिलेटेड है। बेसिकली एक एलिगी है और एक ड्रीम एलिगरी भी है। डचेस ब्लांच जो थी वो लाइनशायर से थी। द अनदर बुक बाय चौसर इन फ्रेंच करियर इज रोमांस डी ला रोज, इन इंग्लिश रोमांस ऑफ द रोज। इट इज द ट्रांसलेशन ऑफ राइटर्स वर्क विच वर ओल्ड फ्रेंच। द राइटर्स वर देन डी मेविंग एंड विलियम डिफेरिस. Next work which is in French is ABC, a long prayer. It is divided into 3 sections. That is why it is called ADC. It is for Virgin Mary. जो अगली बुक हमें देखने को मिलती है चौसर की उनके फ्रेंच करियर में, दैट इज रोमांस डी ला रोज, इसे इंग्लिश में रोमांस ऑफ द रोज भी कहते हैं। ये जो राइटर्स थे, जो ओल्ड फ्रेंच राइटर्स थे, उनके ट्रांसलेटेड वर्क्स थे। ये राइटर्स कौन थे? मेनली 2 राइटर्स थे, देन डी मेइंग और विलियम डिफेरिस। जो भी रेड में आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए पॉइंटर्स भी हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसको देख रहे हैं तो दे शुड नोट डाउन दैट। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है उनका फ्रेंच में वो ABC है, एक बहुत लंबी पोएम है ना, एक प्रेयर है, 3 सेक्शन में डिवाइड है, इसलिए इसका नाम ABC है। इट इज़ फॉर वर्जिन मैरी, ये वर्जिन मैरी के लिए लिखी गई। अब ये 1377 तक का करियर था इनका। अब उसके बाद 1378 से देखते हैं आगे उनका करियर किस दिशा में जाता है। As Chaucer became a national poet, he went on lots of diplomatic tours of Italy, and in Italy he became in contact with lots of writers like Petrarch, Dante and Boccaccio. When he came in contact with these writers, he got heavily influenced by Dante and Petrarch and he started imitating them in his work. This is the Chaucer's career in Italian language. ये उनका इटालियन लैंग्वेज में उनका करियर था। जब वो नेशनल पोइट बन गए तो बहुत सारे राजकीय कामों की वजह से उनको इटली के टूर्स करने को मिलते थे, उन्हें इटली कई बार जाना पड़ता था।
और इटली जाने की वजह से वो बहुत सारे राइटर्स के टच में आए, पेट्रार्क, डांटे, बोकासियो, जिसमें वो पेट्रार्क और डांटे से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और उनका जो वर्क है उन्होंने उसे इमिडिएट करना भी शुरू कर दिया, यानी काफ़ी हद तक उसको कॉपी करना भी शुरू कर दिया, उनकी तरह से लिखना शुरू किया। ये इनका इटालियन लैंग्वेज में इनका करियर था। आप अगर इंग्लिश को देखेंगे, इंग्लिश लिटरेचर को, तो अब जैसे जैसे हम आगे एजेस में बढ़ेंगे, जब हम बड़े और राइटर्स की तरफ भी बढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड दैट लॉट्स ऑफ राइटर्स आर इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय डांटे एंड पेट्रार्क। The very first book is The Parliament of the Fowls. It was written to celebrate the marriage of Richard II with Anne of Bohemia. It is an allegory. Here the parliament is of words in an assembly where St. Valentine's is sitting with a white eagle on his wrist, and all the birds they come to marry this eagle and to woo her as a partner. जो इनकी जो फर्स्ट बुक है वो है द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स। वो रिचर्ड सेकेंड की मैरिज जो एनी ऑफ बोहेमिया के साथ हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखी गई है एलिगरी। यहाँ पर इसमें पार्लियामेंट किसकी है, बर्ड्स की एक असेंबली है जहाँ पे सेंट वैलेंटाइन बैठे हुए हैं, इनके पास एक फीमेल वाइट ईगल है उनकी रिस्ट पर बैठी हुई, उनकी कलाई पर, और बाकी मतलब जैसे स्वयंवर होता है तो बाकी के सारे बर्ड्स जो मेल ईगल्स हैं वो आ रहे हैं उस ईगल से शादी करने के लिए और उसे रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दे क्लेम देयर सुपियोरिटी, देयर पावर टू इम्प्रेस द फीमेल ईगल विच इज़ ऑन द रिस्ट ऑफ सेंट वैलेंटाइन, बट दे आर नॉट एबल टू विन द हार्ट। और सब आके अपना अपना जो ईगल्स हैं वो अपनी सुपेरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस फीमेल ईगल को इम्प्रेस करने के लिए जो कि उनकी कलाई पर बैठी हुई है सेंट वैलेंटाइन की, बट फिर भी उसका वो दिल जीतने में सक्षम नहीं है, वो उसके दिल को नहीं जीत पा रहे हैं, उसे वो नहीं कर पा रहे हैं, उसे रिझा नहीं पा रहे हैं। सो द होल बुक गिव्स मैसेज दैट लव डजंट नीड एनी पावर, सुपीरियरिटी और एनी क्लेम, लव नीड्स ओनली लव। जो इस पूरी बुक का जो मैसेज है, जो कोर मैसेज है, जो सार है, वो ये है कि लव के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती है, सुपीरियरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए क्लेम की ज़रूरत नहीं है। लव नीड्स ओनली लव, लव के बदले में लव ही चाहिए होता है। सेंट वैलेंटाइन इज द हेड ऑफ द असेंबली। इट वॉज रिटन इन द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकंड एंड एनी, दे बोथ वर द एज ऑफ 14 एंड देयर मैरिज वॉज इन फरवरी। ये इनकी शादी के उपलक्ष्य में लिखी गई थी किताब, रिचर्ड सेकंड और एनी बोहेमिया के, बोहेमिया की थी एनी उनके लिए। और जब इनकी शादी हुई दे वर ऑफ 14 ईयर्स के थे दोनों, और उनकी मैरिज जो हुई वो फरवरी में हुई। सेकेंड बुक इज़ द हाउस ऑफ फेम। इट इज़ अ कॉपी ऑफ डांटेज डिवाइन कॉमेडी। जैसा कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि इनका वर्क जो था वो डांटे और पेट्रार्क से काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ जब इन्होंने जाना शुरू किया अपने राजकीय टूर्स पर। तो हाउस ऑफ फेम है वो डांटेज डिवाइन कॉमेडी, जो कि अपने आप में एक अमर कथा है, उसके ऊपर बेस्ड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर पीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी। इसे मास्टर पीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी भी कहा जाता है। इट इज़ अ ड्रीम एलिगरी एंड चौसर सॉ अ ड्रीम, देन इन अ ड्रीम ही हैज़ बीन पिक्ड अप बाय एन ईगल हू ड्रॉप्स हिम एट अ ग्लास प्लेस विच इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ फेम। ये कहानी, इसमें जो कहानी है उसमें दिखाते हैं कि चौसर जो है वो एक सपना देखते हैं और सपने में एक ईगल उनको उठा के ले जाती है और उनको एक कांच की जगह पे ले जाती है। यहाँ पे कांच का सब कुछ है और उस जगह को हाउस ऑफ फेम कहा जाता है। Here Chaucer finds 3 types of people. First type of people, those who did not want to work but wanted to be famous. यहाँ पर उन्हें 3 तरह के लोग मिलते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो काम नहीं करना चाहते परंतु फेमस होना चाहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल, दोज हु वांटेड टू वर्क टू बी फेमस। और दूसरे तरह के ऐसे लोग मिलते हैं जो काम तो करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं। एंड द थर्ड टाइप, दोज हु सिंपली बिलीव्ड इन वर्क बट डिड नॉट कंसर्न अबाउट द फेम और बीइंग फेमस। और तीसरे ऐसे तरह के लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य काम करना है, पर उन्हें ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि वो फेमस होंगे या नहीं होंगे। ये उनके अपने कर्म पर उनका ज़्यादा फोकस है, वो फल की ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं कि उन्हें फेम मिलेगी नहीं मिलेगी। और फाइनली इसमें जो फेम है वो तीसरे टाइप के लोगों को, यानी कि जो फेम के पीछे नहीं भागते हैं, जो अपने काम पर फोकस करते हैं। तो एक अमेजिंग मैसेज है जो इस बुक में चौसर देते हैं हाउस ऑफ फेम में। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आफ्टर दिस चौसर रोट ट्रॉयलस एंड क्रिसीड। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर। उसके बाद चौसर ने ट्रॉयलस एंड क्रिसीड लिखी, ये ट्रोजन वॉर पर बेस्ड थी। इट इज़ अ स्टोरी वेयर ट्रॉयलस फॉल्स इन लव विद अ लेडी और विडो लेडी क्रिसीड। सॉरी, इस स्टोरी में ट्रॉयलस जो है वो एक वॉरियर है, वो और एक लेडी जो कि एक विडो है उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। बट इवेंचुअली ही हैज़ बीन डिसीड बाय द लेडी एंड ही डाइज इन अ वॉर। परंतु उनको धोखा मिलता है प्रेम में और वो वॉर में मारे जाते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम वेयर राइम रॉयल यूज किया गया है चौसर के द्वारा। चौसर गिव्स अ मैसेज इन दिस वर्क दैट वुमेन कांट बी ट्रस्टेड। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश की है कि महिलाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चौसर हैज़ यूज राइम रॉयल स्टैंजा एंड ट्रॉयलस एंड क्रिसीड विच वॉज इन्वेंटेड बाय हिम। जो राइम रॉयल है स्टैंजा वो इन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया, चौसर के द्वारा। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
राइम रॉयल इज द 7 लाइन स्टैंजा विद द राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी सी सी। ये एक 7 लाइन का स्टैंजा है। ये चौसर के द्वारा इन्वेंट किया गया, अप्रूव्ड बाय एडवर्ड सेकेंड एंड यूज्ड बाय किंग जेम्स वन किंग स्क्वायर इन 1424। इसको अप्रूव किया, इसको लिखने के लिए किंग एडवर्ड सेकेंड ने इसको इन्वेंट किया, राइम रॉयल को इन्वेंट किया चौसर ने, और बाद में ऐसे किंग जेम्स वन जो कि स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने अपने वर्क किंग स्क्वायर में इन 1424 में भी इसको यूज़ किया। वाई दिस राइम रॉयल कॉल्ड राइम द रॉयल, इसे राइम रॉयल को राइम द रॉयल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज अप्रूव्ड बाय किंग एडवर्ड एंड फेमसली यूज्ड बाय जेम्स वन इन हिज वर्क किंग स्क्वायर 1424। In this book, Chaucer criticized women. Chaucer saw a dream that goddess Celeste is unhappy with his deeds and it is going to punish him, as Chaucer has defamed women in his book. Chaucer pleaded guilty and goddess Celeste gave him a chance. She asked him to write a book where he can praise the women. So Chaucer woke up and wrote another book which is called The Legend of Good Women. In this book, Chaucer has praised all the female characters. There are totally 10 female characters. Chaucer wrote it in decasyllabic couplet. तो पहली चीज़ हम देखिए राइम द रॉयल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे किंग एडवर्ड ने इसको अप्रूव किया था और बाद में किंग जेम्स वन जो कि स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने किंग स्क्वायर वर्क में भी इसको यूज़ किया। अब ये जो पहली जो बुक इन्होंने लिखी उसमें इन्होंने जैसे हमने जो देखा ट्रॉयलस एंड क्रिसीड वाली बुक में, तो ही हैज़ क्रिटिसाइज्ड वुमेन, है ना, महिलाओं के उसके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई। लेकिन बाद में उनको सपना आया कि जो गॉडेस सेलेस्ट हैं, जो कि प्रेम की देवी हैं, वो बहुत नाखुश हैं उनकी इन हरकतों से, उनकी इन डीड से, उनके कामों से, और वो पनिश करने वाली हैं चौसर को, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की अपनी किताबों के द्वारा, अपने वर्क के द्वारा। अब चौसर ने सपने में देखा तो चौसर घबरा गए, उन्हें बहुत गिल्टी महसूस हुआ, उन्होंने वो गिड़गड़ाए, और जो गॉडेस हैं उन्होंने उन्हें एक मौका दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम एक ऐसा वर्क लिखो, ऐसा काम लिखो जहाँ पर तुम महिलाओं की तारीफ़ करो, क्योंकि तुमने बदनामी तो बहुत कर दी है, तो अब तारीफ़ करो, तो कितनी मज़ेदार बात है। तो चौसर उठे एंड उन्होंने फिर एक अगली अपनी जो किताब लिखी, आप उसे इसका प्रीफेस भी समझ सकते हैं कि क्यों वो किताब लिखी गई, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, कि जो गुड वुमेन के ऊपर उन्होंने बुक लिखी। इस किताब में उन्होंने जितने भी फीमेल कैरेक्टर थे उन सब की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। टोटल उसमें 10 फीमेल कैरेक्टर्स थी, उन सबको उन्होंने उसका जो चित्रण है, उसका जो पोर्ट्रे किया, वो एक पॉजिटिव वे में किया, और इसे डेकासिलेबिक कपलेट में लिखा चौसर ने। इट इज़ अ वर्क विच इज कॉल्ड पेलिनोड। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, अ पोएम इन विच द पोएट रिट्रैक्ट्स ऑफ योर सेंटिमेंट एक्सप्रेस्ड इन अ फॉरवर्ड पोएम। ये पेलिनोड में लिखा गया एक लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें कि जो पहले जो एक सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया जा चुका है उसके अगेंस्ट में या उसमें अमेंडमेंट करने के हिसाब से इसको लिखा गया। अब देखते हैं चौसर्स करियर इन इंग्लिश। अब यहाँ तक तो उनके 2 करियर हो गए। एक पहला फ्रेंच में, पहले वो फ्रेंच में लिखते थे, उसके बाद जब वो जाना शुरू किया उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर जाके उनको जब वो डांटे और पेट्रार्क से इंस्पायर हुए तो उन्होंने उनका जो सेकंड फेज था, अब ये थर्ड फेज में उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। चौसर्स फेमस वर्क इन इंग्लिश इज द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स बहुत ही मज़ेदार टेल्स हैं, एंड इसके बारे में अभी तो इसमें हम जितना भी ओवरव्यू के लिए ज़रूरी है उतना डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम अलग से भी एक सेशन करेंगे, इसमें हम पूरी कैंटरबरी टेल्स डिस्कस करेंगे, एंड ऑल द स्टोरीज आर अमेजिंग। सो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में लिखी गई है। इट इज द फर्स्ट बुक एवर रिटन इन इंग्लिश इन 1388। इसको हम पहली किताब भी ऐसी मानी जा सकते हैं जो कि इंग्लिश में लिखी गई। इट इज बिलीव्ड दैट चौसर वांटेड टू राइट 124 टेल्स बट वी हैव ओनली 24। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 124 टेल्स वो लिखना चाहते थे, परंतु जो कैंटरबरी टेल्स में 24 कहानियाँ हैं। इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग दैट हाउ पिलग्रिम्स वर देयर। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों में मतभेद है कि वो जो पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थयात्री थे, वो कैसे वहाँ पहुँचे। एट दैट टाइम इन इंग्लैंड इट वॉज अ ट्रेडिशन टू गो टू द पिलग्रिमेज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। उस समय ऐसा ट्रेडिशन था कि लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे कई तीर्थ स्थलों पर। Here the pilgrims are going to the shrine of सेंट थॉमस बेकेट। यहाँ पर जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पर जा रहे हैं। टोटल 29 पिलग्रिम्स हैं जो कि टावर्ड इन में रहते हैं। 29 पिलग्रिम्स जो जिस इन में रहते हैं, वो इनके जो मैनेजर हैं वो है हैरी बेले। ही इज़ अ वेरी जॉली पर्सन। द नैरेटर इज हियर विच इज चौसर। और इस कहानी को जो सुनाने वाले हैं, जो नैरेटर हैं, जो इसके कथानक हैं, वो चौसर है। सो इन टोटल वी हैव 31 पीपल। अगर कैंटरबरी टेल्स की हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर 31 लोग हैं। 29 तो वो तीर्थयात्री हैं, एक वो इन मैनेजर हैं हैरी बेले, और 31 में जो हैं वो चौसर हैं। When they started their journey, the very opening line of the prologue to the Canterbury Tales is April is the month of showers। जब शुरुआत इससे होती है, अप्रैल इज द मंथ ऑफ शॉवर्स, ये पहली लाइन है उस प्रोलोग की।
When they started their journey, Harry Valley suggested the idea that it was a long and tedious journey, and to make it comfortable, every pilgrim is supposed to tell 4 stories, which means each of them will tell 4 stories, 2 while going to the journey and 2 while returning from the journey. The best storyteller will be given a supper by all. तो अब ये जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जो उनटेबार्ड इनके जो मैनेजर हैं हैरी वेले, वो एक आइडिया देते हैं कि क्योंकि जो जर्नी है, जो ये तीर्थ यात्रा पर वो जा रहे हैं, वो एक लंबी जर्नी है, थका देने वाली जर्नी है, और उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसे रोमांचक बनाने के लिए, तो जितने भी तीर्थ यात्री हैं तो वो 4 कहानियाँ सुनाएंगे, 2 जाते समय सुनाएंगे और 2 लौटते समय सुनाएंगे, और जिसकी जो बेस्ट स्टोरी होगी, जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा, उसको बाकी लोग जो है मिलकर एक पार्टी देंगे, एक सपर देंगे. तो गाइज गेट रेडी फॉर द कैंटरबरी टेल्स. तो इसमें जो मेन स्टोरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. आई होप यू वुड एंजॉय इट एंड हैव बीन एंजॉइंग दिस सेशन. थैंक यू सो मच. वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.